नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम, जिसमें आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए इस बुलेटिन में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गेहूं की कीमतों को और बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने खुदरा और थोक विक्रेता, प्रोसेसर और बड़े रिटेल चेन के लिए गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। सभी व्यापारियों के लिए हर शुक्रवार को अपने गेहूं के स्टॉक का खुलासा करना भी अनिवार्य बनाया गया है। थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट 3000 टन होगी। बड़े रिटेल चेन के लिए स्टॉक लिमिट 10 टन प्रति स्टोर होगी। खुदरा विक्रेताओं के लिए ये सीमा 10 टन होगी। गेहूं सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें हाल ही में बढ़ने के बाद सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला लिया है। गेहूं से पहले सरकार ने तुअर और चना दाल के लिए भी स्टॉक लिमिट की घोषणा की है। इसका मकसद जमाखोरी रोकना और कीमतों को स्थिर रखना है। 1 अप्रैल 2024 को गेहूं का शुरुआती स्टॉक 75 लाख टन था। इस साल सरकार ने 262 लाख टन गेहूं की खरीद की है और खरीद अभी भी जारी है। एक और जहां आरबीआई और तमाम वैश्विक एजेंसियां भारत की जीडीपी ग्रोथ के 7% से ज्यादा रहने की संभावना जता रहे हैं, वहीं एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान जताया है। एस&पी का मानना है कि ऊंची ब्याज दरों और कम राजकोषीय प्रोत्साहन से गैर कृषि क्षेत्रों का मांग प्रभावित होगा। एस&पी का अनुमान है कि आरबीआई, फिच और एडीबी के अनुमान से इसे कम बताया गया है। आरबीआई ने भारत की जीडीपी के 7.2%, फिच ने भी 7.2% और एडीबी ने 7% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान जताया था। मूडीज रेटिंग और डेलॉट इंडिया ने 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.6% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान लगाया है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि जीडीपी की वृद्धि दर 6.8% रहेगी। क्वांट म्यूचुअल फंड सेबी की जांच के दायरे में आ गया है। उस पर फ्रंट रनिंग गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। फ्रंट रनिंग गतिविधि का मतलब है वो ऐसी गतिविधि जो अवैध होती हैं, जहां फंड मैनेजर अपने डीलर या ब्रोकर को आने वाले बड़े ट्रेड के बारे में पहले से बता देते हैं और इस आधार पर वो पहले ऑर्डर करके मुनाफा कमाते हैं। 14 शेयरों में निवेश करने वाला क्वांट म्यूचुअल फंड एकमात्र निवेशक है। वहीं अन्य सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने इन शेयरों से दूर रहने का फैसला किया है। क्वांट म्यूचुअल फंड का AUM करीब 90,000 करोड़ रुपए है। क्वांट म्यूचुअल फंड ने सेंचुरी, एनका, जश इंजीनियरिंग, विष्णु प्रकाश आर पुगलिया, रसेल इंडिया, लांसर कंटेनर लाइंस, HP एडहेसिव, प्राइम सिक्योरिटीज, बेस्ट एग्रो लाइफ, ह्यूबैग कलरेंट इंडिया, प्राइमो केमिकल, सास्केन टेक्नोलॉजीज, NACL इंडस्ट्रीज, आशापुरा माइन कैम और नाहर स्पिनिंग मिल्स में निवेश किया है। मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत देने और अमीरों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की मांग पूरी दुनिया में जोर पकड़ रही है। G20 देशों के वित्त मंत्री अगले महीने सुपर रिच लोगों पर वेल्थ टैक्स लगाने पर चर्चा करेंगे। G20 देशों के 68% लोग अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगाने के पक्ष में हैं। वहीं भारत में ऐसा चाहने वालों का आंकड़ा और ज्यादा यानी 74% है। इन लोगों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर भुखमरी, असमानता और जलवायु संकट से निपटने के लिए अमीरों पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। सुपर रिच पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव 2013 से लगातार चर्चा में है। पिछले कुछ सालों में इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन लगातार बढ़ रहा है। कारों के बाद अब 2 व्हीलर्स भी महंगे होने वाले हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने चुनिंदा स्कूटर्स और मोटरसाइकिल मॉडल की कीमतों में 1 जुलाई 2024 से 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि उत्पादन की ऊंची लागत की वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ रहा है। कीमत में संशोधन 1500 रुपए तक होगा और ये बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल और बाजार के हिसाब से अलग अलग होगी। हीरो मोटोकॉर्प स्प्लेंडर, HF डिलक्स और ग्लैमर सहित कई मोटरसाइकिल बेचती है। इसकी स्कूटर रेंज में जूम और डेस्टिनी 125 शामिल है। इस साल बैंकों में खूब नौकरियां निकलेंगी। भारतीय स्टेट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की चालू वित्त वर्ष में अपने नेटवर्थ विस्तार की योजना है। भारतीय स्टेट बैंक देश भर में 400 नई शाखाएं खोलने की तैयारी कर रहा है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक 200 नई शाखाएं खोलने की तैयारी में है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अगले 2 साल में अपने IT कर्मचारियों की संख्या में दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। बैंक ने कहा कि वो अपने 1500 कर्मचारियों की मौजूदा टीम को नियमित भर्ती के जरिए लगभग दोगुना करेगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने IT इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी के लिए बैंकों पर सख्त कार्रवाई की है। इसलिए अधिकांश बैंक कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रहे हैं।
आम चुनाव के नतीजों के बाद मजबूत वापसी करते हुए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जून में अब तक शेयर बाजार में शुद्ध रूप से 12,170 करोड़ रुपए निकाल डाले। नीतिगत मोर्चे पर निरंतरता और सतत आर्थिक वृद्धि की उम्मीद में एफपीआई का भारतीय शेयर बाजारों को लेकर आकर्षण बढ़ा है। इससे पहले मई में चुनावी नतीजों को लेकर अनिश्चितता के बीच एफपीआई ने शेयरों से 25,586 करोड़ रुपए निकाले थे। विदेशी निवेशकों की खरीदारी जारी रहने से सोमवार को उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए। केंद्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत राज्यों को मुआवजा देने के लिए किए गए कर्ज का समय से पहले भुगतान कर सकती है। केंद्र ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में जीएसटी राजस्व क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को मुआवजा देने को 2.69 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस कर्ज को तय समय से 4 महीने पहले नवंबर 2025 तक चुकाया जा सकता है। बाजार से लिए गए कर्ज का पूरा भुगतान मार्च 2026 तक किया जाना था। अगस्त में जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए मुआवजा उपकर को शुरू में 5 साल के लिए लाया गया था। क्षतिपूर्ति उपकर जून 2022 में खत्म हो गया, लेकिन लेवी के जरिए जमा की राशि का जो उपयोग था वो केंद्र के कोविड-19 के दौरान उधार लिए गए 2.69 लाख करोड़ रुपए के ब्याज और मूलधन को चुकाने के लिए किया जा रहा है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 150 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा खर्च वाली 458 परियोजनाओं की लागत इस साल मई तक तय अनुमान से 5.71 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। देरी और अन्य कारणों से इन परियोजनाओं की लागत बढ़ी है। इस तरह की 1817 परियोजनाओं में से 458 की लागत बढ़ गई है, जबकि 831 अन्य परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। इन परियोजनाओं में देरी के कारणों में भूमि अधिग्रहण में देर होना, पर्यावरण और वन विभाग की मंजूरियां मिलने में देरी और बुनियादी संरचना की कमी प्रमुख है। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 120 रुपए के नुकसान के साथ 73,480 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमत भी पिछले बंद भाव के मुकाबले 400 रुपए की गिरावट के साथ 91,900 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $2,318 प्रति औंस पर, जबकि चांदी $29.47 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस PMI आंकड़ों के अपेक्षा से अधिक मजबूत रहने से सोने की कीमत में गिरावट आई है। पिछले वित्त वर्ष में ऊंचे आधार प्रभाव, ऑर्डर बुक कमजोर होने और शुरुआती स्तर के संस्करणों की मांग घटने से 2024-25 में यात्री वाहनों की बिक्री हल्की रहने की संभावना है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयरएज के मुताबिक यात्री वाहनों की बिक्री चालू वित्त वर्ष में 3 से 5% बढ़ने का अनुमान है। साल 2021-22 और 2022-23 में यात्री वाहन उद्योग ने कोविड के बाद दबी मांग और नए उत्पादों की पेशकश के बल पर सालाना आधार पर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की थी। अप्रैल-जून तिमाही के दौरान 9 प्रमुख शहरों में नए रेजिडेंशियल घरों की आपूर्ति में 13% की गिरावट का अनुमान है। प्रॉप इक्विटी का कहना है कि आम चुनाव के कारण बिल्डर्स ने कम संख्या में प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। अप्रैल-जून तिमाही में नए घरों की आपूर्ति घटकर 97,331 इकाई रहने का अनुमान है। एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 1,11,657 इकाई था। पुणे और हैदराबाद में सबसे कम नए घर पेश किए गए, वहीं दूसरी ओर दिल्ली NCR में नई आपूर्ति लगभग 2 गुनी हो गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अप्रैल 2025 तक उड़ान सेवा शुरू करने की उम्मीद है। इससे पहले हवाई अड्डे के सितंबर 2024 तक उड़ान सेवा शुरू करने की योजना थी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान संपर्क के लिए कई एयरलाइन कंपनियों के साथ समझौते किए गए हैं। रनवे, यात्री टर्मिनल और नियंत्रण टावर पर काम काफी आगे बढ़ चुका है। इस परियोजना से पूरा होने पर यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। हवाई अड्डे को 4 चरणों में 5,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। तो यदि मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को डाउनलोड कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।